क्वेश्चन नंबर 10 ना। बाय बराबर दिया हुआ है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाय बराबर एक क्वेश्चन नंबर 10 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोगों को लेकर आना है x प्लस बाई के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जो मान है वो जीरो के बराबर होना चाहिए ना। बाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ रूट टी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ तो हम कर रहे हैं ना, जस्ट इसके बाद वाले स्टेप में वही करेंगे। इसका हाफ आगे आएगा, टी की पावर माइनस लगेगा तो वो नीचे चला जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का सिर्फ 2x निकल के आएगा, है ना। 2 से ये 2 कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन अंडर द रूट टी का मान रख दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। बाकी तो कुछ आएगा नहीं। अब हम लोगों को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान है कितना, बाय, ये इधर गुणे में जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन बाय, ये बाय को यहाँ गुणे में भेज दोगे तो क्या बनेगा, और एक्स को इधर प्लस में ले आओगे तो बाय का गुणा हो जाएगा डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में। ये एक्स इधर माइनस का बचेगा तो इधर कैसे आएगा, प्लस में, और बराबर में क्या, जीरो। हो गया। चलो तो ये वाला टॉपिक अपन लोगों का खत्म, ठीक है। अब अपन लोगों को अवकल समीकरण दिया जाएगा, और अवकल समीकरण मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दिया जाएगा, उससे हम लोगों को व्यापक समीकरण निकालना है। जैसे यहाँ पे बाय बराबर लिखा हुआ था ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब हम लोगों ने उसका डी वाई अपॉन डी एक्स किया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करने के बाद कुछ आंसर आया यहाँ पे, वो आंसर हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमको उल्टा चलना है, उल्टा चल के वो लेकर आना है। तो जैसे कि शुरुआत में पढ़ते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, तो वो चीज अब यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक। मान लो कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स में हम लोगों के पास दो फलन है ना। एक फलन है जो कि बाय में होगा, और एक फलन है जो कि एक्स में होगा, एच ऑफ बाय जी ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बाय वाले को बाय वाले के साथ में कर देंगे, और एक्स का एक्स वाले के साथ में, तो डी वाई यहीं रहेगा, और ये एच ऑफ बाय इसके साथ में आ जाएगा। उसके साथ जो dx है वो वहीं रहेगा, और dx उसके साथ में चला जाएगा। दोनों तरफ का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और उस वाली साइड का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा कि जो भी फलन हमारा डिफरेंशिएशन वाला था, अब उसका इंटीग्रेशन होने की वजह से वो वापस से अपने व्यापक रूप में आ जाएगा, है ना। तो ये एच ऑफ बाय का तो हम लोगों को पता है कि लॉग होता है जो भी है, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसको एक फलन के रूप में एच ऑफ बाय लिख रहे हैं। अब इसका डी वाई हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट हो गया, और जी ऑफ एक्स को हम लोग कैपिटल जी ऑफ एक्स लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका भी इंटीग्रेट हो गया, और एक उसके साथ क्या होना जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो इस तरीके से, तो हालांकि इसमें लिखने लायक अभी कुछ नहीं है, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, है ना। ये लिखा हुआ है बुक में, देख लेना। और एग्जाम्पल हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर है कौन सा वाला, 4 नंबर वाला। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बाय। तो हम लोगों को जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें हमेशा इस टाइप से इसको डिजाइन किया हुआ है कि आप बाय वाले टर्म को अलग कर सकते हो, एक्स वाले टर्म को अलग कर सकते हो। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें नहीं होगा अलग, तो वहां मेथड यूज अलग करेंगे कि y बराबर बी एक्स रख दो, तो वो ऊपर नीचे एक्स ही एक्स बन जाएगा। फिलहाल अभी तुम लोगों को इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो ये 2 माइनस बाय को इधर ले आओ, और इधर डी वाई है, और इस x प्लस 1 को यहीं छोड़ दो, और इसके साथ किसको ले आओ, डी एक्स को ले आओ, और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे, 2 माइनस बाय का डी वाई, और बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का डी एक्स। यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन होगा तो 2y आएगा, और बाय का इंटीग्रेशन होगा तो बाय स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस
प्लस सी। बाय को यहाँ से कॉमन कर लो, हम लोगों को यहाँ पे जो मान निकालना होता है वो बाय का ही निकालना होता है, ठीक है। तो कॉमन कॉमन ओमन कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये 2 को बस क्या कर सकते हैं, इन x वाले टर्म्स को इधर ले आओ, 2 को सभी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे से हटा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बाय माइनस बाय स्क्वायर, ये वाला x इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये वाले में भी इधर माइनस लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा, 2 नहीं है इसके साथ तो 2 का गुणा हो जाएगा, और ये c भी इधर आएगा और उसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा, बराबर में क्या 0। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को बाय का मान निकालना होता है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है बाय का मान निकालना, है ना, इसलिए नहीं है पॉसिबल कि आप कॉमन नहीं ले सकते, 2 बाय है ना यहाँ पे, एक होता तो फिर हम बाय का मान निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे, अगले कोई क्वेश्चन में आएगा तो बिल्कुल निकालेंगे, है ना। हम लोगों के पास यहाँ पे x और y में टर्म थे इसलिए इंटीग्रेट कर दिया, इनकेस नहीं भी होगा तो अपने को पता है इंटीग्रेट 1 का होता है, तो अगर हमारे पास कोई फलन नहीं भी होगा, मान लो x या y किसी में भी, तो उधर पे 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे। dy अपॉन dx, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में है ना क्योंकि दोनों तरफ tan इनवर्स आ रहा है, तो हम लोग इस वाले वाले को y की तरफ कर लेंगे और x वाले को x की तरफ, तो ये dx ऊपर में जाएगा और इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे ही रहेगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा, और प्लस में क्या c, तो ये y बराबर में कुछ आया है ना, तो इस तरीके से आपका समीकरण को दर्शाना है। अब इन केस y की पावर ही ज्यादा आ जाए तो फिर उस केस में जो लिख रहे हैं नॉर्मल वही लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें भी हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, dy अपॉन dx का मान दिया हुआ है -4x बाय, है ना, -4x बाय स्क्वायर, तो बाय वाले को इधर करेंगे और माइनस का चिन्ह का कोई भी वो ऐसा रोल नहीं है कि इधर रखो या उधर रखो, जहां रखना हो वहां रख सकते हैं, है ना। 1 अपॉन बाय स्क्वायर का होगा नहीं तो हम लोग उसको ऊपर लेकर जाएंगे और फिर dy के सापेक्ष करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर, 4 को कर दो बाहर, x का dx कर देंगे, y की पावर -2 का होगा, y की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस, और यहाँ पे होगा -4 के साथ x स्क्वायर बटा 2 से 4, ये होगा y की पावर जो भी होगा, मतलब माइनस यहाँ से भी निकल के आएगा एक, और ये आएगा y की पावर -1, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन y, और वो भी नेगेटिव मार्क के साथ में, और माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और प्लस का c, गुणा कर दो माइनस से और y के मान को सीधा करके लिख दो, तो y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। उल्टा कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल उल्टा करके लिख रहे हैं ना, 2x माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक। इसमें एग्जाम्पल अच्छे दिए हो ना, करके देंगे, वो बिंदु हम लोगों को यहाँ नहीं रखना है शुरुआत में, जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा उसमें वो बिंदु रखना है, और अगर बिंदु रख देंगे तो एक्स वाई की जगह पे ही रखेंगे, तो फिर मान किसका निकलेगा, तो मान निकलेगा सी का, जो मान सी का आएगा उसको उठा के वापस से उसी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक। तो स्टार्ट में जो भी बिंदु दिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को यहाँ देखना है x के साथ dy दिया हुआ है और 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ में dx दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये dy के साथ हो नहीं सकता, तो dy इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और इधर पे अब हम लोगों को पता है डिफरेंस इंटीग्रेशन जब मार्क लगाएंगे तो हम लोग इस तरीके से इसको कर भी नहीं सकते, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन x एंड 1 अपॉन और इस पूरे का, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे लगाया इंटीग्रेशन मार्क और यहाँ पे लगाया x से x कैंसिल होगा तो सिर्फ 2x का dx करना पड़ेगा, और यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 अपॉन x को dx, ठीक। इस y को मैंने बोला था 1 के सापेक्ष करेंगे तो y आ जाएगा, 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन, और इसका क्या होगा प्लस
अब यहाँ पे हम लोग बिंदु रख देंगे। हमको बिंदु दिए हुए हैं कितने, 1,1। तो इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दो 1, है ना। बिंदु 1,1 बोला गया है से गुजरने वाले वक्र। बिंदु 1,1 से बिंदु ये जो वक्र है बिंदु 1,1 से गुजरता है। यहाँ पे लिख लेना दिया गया वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, और अगर गुजरता है तो इस इक्वेशन को वो संतुष्ट करेगा। तो अगर संतुष्ट करेगा तो हम लोग ये वाले मान उठा के इस रख देंगे। y का मान भी 1 रखना है, x का मान भी 1 रखना है, और log के साथ जो x है वहां पे भी 1 रखोगे। प्लस का कौन, c, ये 0 के बराबर होता है, ये इधर आएगा तो ये भी 0, c का मान 0। तो वापिस से हम लोग आएंगे समीकरण नंबर 1 से, या समीकरण 1 में मान रखने पर तो हम लोग को वक्र का समीकरण मिल जाएगा y = x² प्लस log x। जो भी c का मान आता उधर लिखते, लेकिन c का मान ही 0 है तो फिर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, बस इतना ही हमारा आंसर होगा। ये हो गया 7। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी हम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 8 और बिंदु दिए हुए हैं से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, जिसकी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है 2x/y², है ना। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो हम लोग dy/dx से ही प्रदर्शित करते हैं उसको, मतलब बाय अक्ष में काटा गया अंतःखंड बटे एक्स अक्ष में काटा गया अंतःखंड। तो प्रवणता का जो मान दिया हुआ है तुम लोग उसका हिंदी में जो लिखा हुआ है ना एक लाइन, कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx के बराबर होती है, इसलिए dy/dx बराबर हो जाएगा किसके, 2x² के, 2x/y² के। ठीक, वो एक लाइन लिख लेना हिंदी वाली। बाय वाले को एक तरफ कर लो, y² उसके साथ dy, और 2x को एक तरफ कर लो। यहाँ पे ये लिखना होता है कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, है ना। हम लोग समाकलन मार्क लेकर आएंगे तो समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ पे भी समाकलन का मार्क और dy, और यहाँ पे भी समाकलन का मार्क dx। इंटीग्रेट करोगे तो y की घात 3/3 और 2x²/2 प्लस का c, ये आ गया वक्र का समीकरण, है ना। दिया गया वक्र बिंदु कौन कौन से है, -2,3, है ना, -2,3 से गुजरता है तो फिर इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। y का मान रखना है 3, 3 का क्यूब मतलब 27, 27/3, 2 से 2 कैंसिल, x² रखोगे मतलब -2 की घात 2 प्लस का कौन, c, ये 3 से काटोगे 3 9 27, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को उधर घटा दोगे ले जाके तो c का मान कितना आ जाएगा, 5, ये प्लस का ही आएगा। c का मान आया, इसको उठा के वापस से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो जैसे ही ये मान रखोगे अब जो वक्र का समीकरण होगा y³ प्लस बराबर x² प्लस 5। ठीक है, बाकी चाहो तो 3 को वहां गुणे में भेज सकते हो, y को वहां 3 में गुणे में भेज सकते हो, और हम लोगों को नॉर्मली जो इक्वेशन आता है वो सिंपल y में आता है। तो यहां से अगर y का मान निकालोगे ना तो ये जो 3 की पावर है ये उधर में 1/3 की हो जाएगी, है ना। समझ में आती है ना कैसे होती है, कि दोनों तरफ में जब तक तुम 1/3 से गुणा नहीं करोगे तब तक वो 3 हटेगा नहीं। तो यहाँ 1/3 लाए ना तो ये y का मान बराबर 1/3। एग्जाम्पल नंबर 9 में किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि
5% वार्षिक की दर से होती है। कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को अगर उसकी वृद्धि को दर्शाना है, किसकी, मूलधन की, मूलधन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल है ना, तो उसकी वृद्धि, मूलधन में वृद्धि जो है वो समय के सापेक्ष होगी, क्योंकि रेट तो आपने फिक्स कर दी 5%, है ना, तो जो वृद्धि होगी वो टाइम के साथ ही होगी, कि कितना टाइम लगेगा ताकि 1000 की राशि जो है वापस से 1000 हो जाए, मतलब टोटल 2000 रुपये हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग दर्शाने के लिए इसका जो हिंदी लिखा हुआ है वो तुम लोग कॉपी में लिख लेना। मान लीजिए कि किसी समय टी पर मूलधन पी है, तो दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग डीपी मतलब मूलधन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, जो कि कितने परसेंट की रेट पे, 5% की रेट पे, है ना, 5% की रेट पे किसका, प्रिंसिपल का। ठीक, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि पी वाले को एक तरफ कर लेंगे और टी वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20। तो पी को तो हम लोग यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया डीपी अपॉन पी, और 1/20 के साथ ये आ गया टी। ठीक, हम लोग दोनों तरफ का क्या करेंगे, वापस से समाकलन, है ना? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दोनों पक्षों का समाकलन अगर एग्जाम में आते हैं, तो क्या समझ में आ रहा है कि इसमें समाकलन विधि लगेगी या इसका अवकलन की दर ऐसे निकालना है, दोनों पक्षों का समाकलन, है ना, एक तरीके से याद रखने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिंसिपल का जस्ट तुमको डबल करना है, तो तुम लोग ऐसा थोड़े, मतलब 1000 रुपए है तो वो बोलना चाह रहे हैं कि उसका 2000 हो जाए, पी का कितना करना है, 2p करना, जो पी है प्रिंसिपल है उसका 5% रेट से, टाइम हमें नहीं पता, और 100% पे ये जो यहाँ पे आएगा ना वो वापस से पी ही हो जाना चाहिए, पी से पी कैंसिल, ये इधर आएगा, टी का मान 20%, 20 साल, 20 साल बाद आप उस अमाउंट को वापस से क्या कर लोगे, 5% की दर से डबल कर लोगे। लेकिन वही है ना कि अपने को वो समाकलन यूज करना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन याद ही करके जाना पड़ेगा कि इसमें अगर ये आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो ये स्टेप लगाना है। तो करने को तो अपने पास नॉर्मल मूलधन बराबर क्या कहते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, है ना, लगा के निकाल लो। अब दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं हम लोग, समाकलन, तो dp अपॉन पी इज इक्वल टू 1/20 बाहर कर देंगे, 1 का हम लोग dt करेंगे, 1/p का log p होता है, 1/20 के साथ t आएगा गुणे में, और प्लस का कौन आएगा, c आएगा, तो प्लस का c हम लोग अभी नहीं रख सकते हैं, चल रख सकते हैं, तो लॉग के साथ ये जो लॉग है यहाँ पे जब भी हम लोग उसको इक्वल के उधर लेकर जाते हैं, तो लॉग हमेशा जो भी इक्वल के उधर क्वांटिटी है वो सब उसके मल्टीप्लाई में जाती है, मतलब पावर में जाती है। यहाँ पे p तो ऐसा ही का ऐसा रहेगा, ये जितना भी चीजें है e की पावर में, ये t/20 प्लस c, ये दोनों e की पावर में चले जाएंगे, क्योंकि लॉग का पक्षांतर हुआ उस तरफ, और e की पावर में ये दोनों चीजों को प्लस लगा के लिखने का मतलब ये होता है कि e की पावर एक बार t/20 हुआ होगा और e की पावर एक बार c हुआ होगा, तभी गुणे में घातें जुड़ती है, बस नीचे का उनका जो बेस है वो समान होना चाहिए, है ना। हम लोगों को p का मान दिया हुआ है, p का मान कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है ना 1000 रुपये, उसको यहाँ पे रख देंगे, तो 1000 बराबर e टू दी पावर, है ना, और इस e टू दी पावर c की जगह पे हम लोग एक और दूसरा c लिख सकते हैं, है ना, या उसी का हम लोग मान निकालेंगे, तो p का मान 1000 रखने पर, p का मान 1000 रखने पर t बराबर यहाँ पे t का मान 0 क्यों लिया है, क्योंकि समय नहीं पूछा है क्या, कितने वर्षों में राशि जो है वो दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में पूछा है, तो फिर जब प्रिंसिपल 1000, ओके, जब प्रिंसिपल का वैल्यू शुरुआती साल में, मतलब जब दिया होगा उस समय पे प्रिंसिपल तो आपका 1000 रुपये था, लेकिन उस टाइम पे टी का मान क्या रहेगा,
मान लो अभी मैंने 1,000 रुपए दिए तुमको, अब मुझे वो पैसा 2,000 जब होगा तभी चाहिए, तो वो तो किसी एक टाइम के बाद ही होगा ना। लेकिन इनकेस अगर पैसा अभी दिया है जस्ट, तो प्रिंसिपल तो दे चुका हूं ना मैं 1,000 रुपए, लेकिन अभी के लिए टाइम क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो उस कंडीशन के लिए टाइम हम लोग का क्या रहेगा? जीरो, और उसके साथ में सी, और ई की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो आता है तो वो अपने आप में एक होता है। एक की पावर जीरो या एक की पावर 1,000 की पावर जीरो का आंसर एक ही होगा। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा? वन बन गया, और सी का मान कितना आ गया हमारे पास? 1,000 आ गया। और इसको उठा के वापस से हम लोग इसी इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशंस को अगर नाम दोगे तो सीधा इधर पे दोगे, एक नंबर ये और 2 नंबर ये। समीकरण नंबर 2 में ही मान रख देंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में रखोगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी अपॉन 20 मल्टीप्लाइड कितना? 1000। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू उन्होंने कितना करने के लिए बोला है? टोटल 2,000 रुपए, है ना। इसका जस्ट 2 गुना करने के लिए बोला है, तो इसको यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, 2,000 रुपए, और 1,000 हमारा सी का मान आया है, और ई टू दी पावर हमारे पास अभी भी कितना रहेगा? टी अपॉन 20। ये पूरा के पूरे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसके बाद हम लोग टी का मान निकालेंगे, है ना। टी का मान निकालने के लिए हम लोग वापस से ये log ई को इधर लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा log 2, और उसके साथ टी अपॉन 20 आ जाएगा नीचे में यहाँ पे, और वो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हम लोग के पास 20 log 2 बराबर टी। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ ना, कितना साल लगेगा? 20 साल ही लगेगा, है ना। अब ये log 2 का वैल्यू 0 पॉइंट बता रहा था, 301 या 310, है ना। हाँ, तो उससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे भी तो एक्चुअल में वो 20 साल में ही होगा। इससे तो और आंसर ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ही हो गया अपना, है ना। तो इसके जस्ट आगे की जो स्टेप है वो लिख लेना इसके बाद में ना। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन इन्होंने